Hello everyone, welcome once again to your favorite channel Dada's Physics. So today this is another session of important questions for West Bengal joint. Okay, so चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. आई थिंक तुम सब लोगों का प्रिपरेशन बहुत ही खतरनाक तरीके से चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है. तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा. चलो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके, आई थिंक तुम सब लोगों को याद है ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन चीज़ क्या है. तो ये रहा प्रोजेक्टाइल मोशन तो चीज़ क्या है तुम लोगों को समझ में आ गया कि ये if you throw a particle, if you throw a object with a certain angle with horizontal, then it will follow a parabolic path, and this motion is called a projectile motion, and it has two components of velocity. One is horizontal component, which is v cos theta, and another is vertical component which is v sin theta. And यहाँ पर जो पूछा गया है वो है रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी ux विथ टाइम. ओके, सो टाइम के साथ कौन सा कंपोनेंट अनचेंज रहता है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो, इस पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं, कोई भी रिटार्डेशन नहीं, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट. तो कांस्टेंट कौन सा ग्राफ होगा, कौन सा ग्राफ कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन बी कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है. ऑप्शन बी देखो एकदम स्ट्रेट है, सो ये यहाँ से आ जाएगा ऑप्शन बी. ओके, सो ऑप्शन बी है यहाँ का आंसर. ये रहा यहाँ पे ux हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहाँ पे टाइम के साथ कोई वेरिएशन नहीं, सो ये रहा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. ये एक क्वेश्चन है जो रोटेशनल मैकेनिक्स से है. तो रोटेशनल मैकेनिक्स से ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो. एक यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ लेंथ L, क्या यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ लेंथ L. चलो पहले थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉ कर लेते हैं. यूनिफॉर्म रॉड ड्रॉ कर लेते हैं. ये रहा यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L, okay, with mass m lying on a smooth horizontal table. Okay, a horizontal impulse P is suddenly applied perpendicular to the rod at one end. The total energy of the rod आफ्टर द इम्पल्स, यही पूछा गया है. तो यहाँ पे तुम लोगों को ज़रूर याद है, यहाँ पे टोटल एनर्जी बोला है, तो टोटल एनर्जी एक्चुअली क्या होगा. यहाँ पे टोटल एनर्जी एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पे टोटल एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर काइनेटिक एनर्जी का सम. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, रोटेशनल एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर. यही चाहिए. तो यहाँ से देखो और एक काम कर लेते हैं, क्या देखो यहाँ पे जो इम्पल्स दिया हुआ है एक टर्मिनल से दिया हुआ है सडन इम्पल्स. तो आई थिंक तुम लोगों को पता है यहाँ पे जो इम्पल्स होगा, यहाँ से एक काम कर लेते हैं, क्या काम करेंगे, यहाँ जो आई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्या, एंगुलर इम्पल्स डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया से. यहाँ पे देखो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इम्पल्स दिया हुआ है, यहाँ पे लेंथ क्या है, ये रहा L/2. तो यहाँ से अगर तुमको एंगुलर इम्पल्स पता लग जाए L/2 इंटू पी आएगा, ये रहा एंगुलर इम्पल्स. और ये दिस इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज इक्वल टू होगा आई इंटू ओमेगा. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आई इंटू ओमेगा इसका होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2i. ओके, और इसको क्या लिख सकता हूँ, ये यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m. ओके, ऐसे लिख सकता हूँ कि बिकॉज इम्पल्स है क्या, इम्पल्स है मोमेंटम. ओके, सो यहाँ पे आई इंटू ओमेगा से क्या मिलेगा, PL/2 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, PL/2 उसका होल स्क्वायर आ जाएगा. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, 4 इंटू
8 आई आ जाएगा। और आई का मतलब क्या है यहाँ पर, आई का मतलब क्या है यहाँ पे, आई का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो वैल्यू तुम्हें पता है, जो लेंथ है रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या होगा, वो होता है 1/12 ml²। और ये रहा बाकी का आंसर। तो एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12p² डिवाइडेड बाई 8m प्लस p² डिवाइडेड बाई 2m। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा, आएगा 16p² डिवाइडेड बाय 16p² आएगा। यहाँ पे डिवाइडेड 16p² डिवाइडेड बाई यहाँ पे 4p² है, यहाँ पे 12p² है। तो यहाँ से आ जाएगा क्या 16p² डिवाइडेड बाई 8m। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा 16p² डिवाइडेड बाई 8m, और वहाँ से आंसर जो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2p² बाई m। तो ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है। ओके, इसको आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है, दिस टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है हम लोगों का एग्जाम पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा हम लोगों का बहुत ही अच्छा एक चैप्टर। क्या है, कैसा अच्छा चैप्टर, थर्मोडायनामिक्स। और ये जो क्वेश्चन है थोड़ा थ्योरी बेस्ड है क्वेश्चन, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ से कुछ सीखने को भी मिलेगा और हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है देखो, यहाँ पे P दिया हुआ है, यहाँ पे V दिया हुआ है, और बोला गया है 1 रिप्रेजेंट है आइसोबैरिक। ओके, आइसोबैरिक का मतलब तो पता ही होगा, प्रेशर कांस्टेंट है। 2 रिप्रेजेंट आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। 3 रिप्रेजेंट एडियाबेटिक। ओके, तो और यहाँ पे क्या हुआ है, डेल्टा U1 दिया हुआ है। पहला डेल्टा U1 किसके लिए दिया हुआ है, डेल्टा U1 दिया हुआ है आइसोबैरिक के लिए। डेल्टा U2 किसके लिए दिया हुआ है, आइसोथर्मल के लिए दिया हुआ है। ओके, एंड डेल्टा U3 किसके लिए दिया हुआ है, एडियाबेटिक के लिए दिया हुआ है, एडियाबेटिक के लिए दिया हुआ। और अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इसका थोड़ा कौन सा ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा, इसका थोड़ा आंसर बोलो। तो पहले बात तो यही हो जाएगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो ये जो इंटरनल एनर्जी है ना, ये जो इंटरनल एनर्जी है, ये इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रह जाएगा, इंटरनल एनर्जी अनचेंज रह जाएगा। तो ये जो आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल का तो आंसर ही 0 हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी को कोई चेंज ही नहीं होगा। और एक क्वेश्चन है आइसोबैरिक प्रोसेस में है एक, सो आइसोबैरिक प्रोसेस में यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। और यहाँ पे देखो प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डबल हो गया। वॉल्यूम अगर डबल हो गया सो वॉल्यूम डबल होने से टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम गड़बड़ हो गया तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है, जो इंटरनल एनर्जी है, ये इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर डबल हो गया तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा। और यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस में वॉल्यूम तो इंक्रीज कर गया, एडियाबेटिक प्रोसेस में कोई हीट नहीं लगता, तो एक्चुअली इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी ड्रॉप कर जाएगा, इंटरनल एनर्जी ड्रॉप कर जाएगा। और यहाँ पे कितना ड्रॉप करेगा, सो U2 है, U2 जो है आइसोथर्मल वो तो सबसे कम होगा आइसोथर्मल वो तो सबसे कम होगा। यहाँ पे जो U2 होगा, जस्ट मिनट, U2 किसके लिए है, U2 है आइसोथर्मल के लिए। तो U2 तो सबसे कम होगा जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है। और एडियाबेटिक में तो वॉल्यूम इंक्रीज किया है, सो वॉल्यूम इंक्रीज किया है सो इंटरनल एनर्जी तो ड्रॉप करेगा। और एडियाबेटिक जो यहाँ पे जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल के लिए तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा। तो फिर बोलो क्या हो सकता है इसका आंसर।
थोड़ा सोच विचार करके कोशिश करो थोड़ा। समझ में नहीं आया? देखो, सबसे पहले होगा U1, ओके, सबसे पहले होगा U1, उसके बाद होगा क्या, उसके बाद होगा U2, बिकॉज ये 0 है, और एडियाबेटिक का तो चेंज नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज घट रहा है। सो उसके बाद आ जाएगा U3। सो ये रहा आंसर, ओके। हमें थोड़ा ऑप्शन में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। नो, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ओके, ऑप्शन डी करेक्ट आ रहा है। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया। आइसोबैरिक का तो समझ में आया, आइसोथर्मल तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है इसीलिए 0 हुआ, ओके। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया। कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली कमेंट करना, ओके। ये रहा और एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। देखो, यहाँ पे O2 कंटेनर और यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा है कि A और B प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये वैन डर वाल्स गैस है। वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन फॉर n मोल गैस के लिए तुम लोगों को याद रखना चाहिए। यहाँ पे जस्ट ए मिनट, यहाँ पे वैन डर वाल गैस इक्वेशन क्या होता है, ये रहा n मोल के लिए P प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी, इसको यहाँ पे एन बी थोड़ा ठीक से लिखो, ओके। ये रहा एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, ये रहा वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन फॉर n मोल गैस। और यहाँ पे पूछा क्या गया है, तो मास ऑफ द गैस, n को n पता होना चाहिए, यहाँ पे जो n है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अगर इस इक्वेशन को इस तरह लिखोगे तो क्या होगा, एक काम करते हैं, यहाँ पे सिर्फ ये जो पार्ट है ना, जो ये पार्ट है, इस पार्ट में फोकस करते हैं, थोड़ा जल्दी होगा। यहाँ पे देखो, अगर सिर्फ इस पार्ट में फोकस करें तो इस इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, एन आर टी आएगा, नीचे आएगा v माइनस एन बी, ये आएगा, ओके। n से डिवाइड कर देता हूँ, सो आर टी डिवाइडेड बाई वी बाई एन माइनस बी आ जाएगा। अब इसका कंपेयर करो इस इक्वेशन से, सो यहाँ से क्या आएगा, 1/n का वैल्यू 2 आ गया, दैट मीन्स n का वैल्यू 1/2 आ गया, 1/2 मोल ऑक्सीजन O2 का मतलब क्या होगा, 16 ग्राम हो जाएगा, बिकॉज 1 मोल इज इक्वल टू 32 ग्राम। देन और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आया है 1/2 मोल, दैट मीन्स यहाँ से आ जाएगा 16 ग्राम, ओके, यहाँ से आ जाएगा 16 ग्राम। आई थिंक इट्स क्लियर, ओके। तुम लोगों को समझ में पड़ेगा कि कौन सा पार्ट को कंपेयर करें। पूरा इक्वेशन को लिख डाला इस फॉर्मेट में, इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। उसके लिए तुमको थोड़ा जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा, ओके। ये रहा और एक क्वेश्चन, ये भी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है, देखते हैं कितना मज़ेदार। यहाँ पे देखो 3 इनफाइनाइट प्लेन शीट्स है, तो 3 प्लेन शीट्स पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा एक, ये रहा और एक, और ये रहा और एक, 3 शीट्स ड्रॉ कर लिया। और इसका जो चार्ज है, चार्जिंग का, ओके, तो ये रहा y इज इक्वल टू a, ये रहा y इज इक्वल टू 3a, और ये रहा y इज इक्वल टू 4a। इसका जो चार्ज है, इसका है 4 सिग्मा, ओके। इसका जो चार्ज है 4 सिग्मा। 3a में जो है उसका चार्ज डेंसिटी है
2 सिग्मा, वो ए में जो है उसका सिग्मा, और यहाँ पे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 0, 2a, 0। सो 2a, 0 दैट मीन्स जो पॉइंट है वो पॉइंट कहाँ पे होगा, वो पॉइंट होगा ये 3a और a के बीच में, 3a और a के बीच में वो पॉइंट होगा, यहाँ पे होगा 3a और a के बीच में। तब देखो तुम लोगों को याद होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप होता है। और ये एन कैप क्या होता है, एन कैप होता है जो प्लेन है उस प्लेन का परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे ये जो ए पॉइंट है, इस पॉइंट में ये जो सिग्मा प्लेट है जो y इक्वल टू a में रखा हुआ है, वो उसका जो डायरेक्शन क्या होगा, उसका एन कैप का डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। 3a में जो है उसके लिए डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, नीचे की तरफ, बिकॉज अलोंग एन कैप इसका जो नीचे का पार्ट है उसका जो डायरेक्शन वो तो डाउनवर्ड ही होगा ना। देखो थोड़ा ठीक से समझो, ये देखो ये रहा प्लेट है, इस ऊपर के पार्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका एन कैप का डायरेक्शन किस तरफ होगा, प्लेन परपेंडिकुलर इस तरफ होगा। नीचे के जो पॉइंट होगा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ होगा, बिकॉज यहाँ पे एन कैप इस डायरेक्शन पे है और यहाँ पे एन कैप इस डायरेक्शन पे है। सो यहाँ पे भी सेम चीज हो रहा है इस पॉइंट में, इस प्लेट के लिए डायरेक्शन इस तरफ होगा, इसके लिए इसको 1 मार्क करते हैं तो इसके लिए 1 हो जाएगा, और इसको अगर 2 नंबर मार्क करें तो ये हो जाएगा 2। सिमिलरली फॉर 4 सिग्मा, इसके लिए इसको अगर 3 नंबर मार्क करें तो इसके लिए भी डायरेक्शन इस तरफ ही होगा, इसके लिए भी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ भी होगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको क्या करना पड़ेगा, E1, इसको अगर 1 है E1 ले लेते हैं, E1 माइनस E2 करना पड़ेगा, E1 माइनस E2 करना पड़ेगा, और माइनस E3 करना पड़ेगा। तो अब वैल्यू पुट करते हैं। E1 का वैल्यू क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। E2 का वैल्यू क्या है, E2 का जो वैल्यू है, E2 का जो वैल्यू है 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ओके, जस्ट अ मोमेंट, बाई 2 होता है यहाँ पे, तो आउटवर्ड द प्लेन है तो यहाँ पे ये होगा। और 4 सिग्मा के लिए 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन होगा, तो सारे में 2 एप्सिलॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो नेट आया वो क्या है, देखो सिग्मा माइनस 2 सिग्मा माइनस 4 सिग्मा माइनस 5 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस 5 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस 5 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 जे कैप, ये रहा आंसर। ओके, जस्ट वैल्यू पुट किया, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, इस टाइप का प्रॉब्लम का आने का जो चांस बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा ठीक से समझना पड़ेगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि RMS वैल्यू निकालो। यहाँ पे बोला गया है RMS वैल्यू निकालो। RMS वैल्यू का फॉर्मूला याद करते हैं थोड़ा। देखो यहाँ पे RMS वैल्यू का एक फंक्शन अगर f होगा, ओके, एक फंक्शन अगर f हुआ, इसका जो RMS वैल्यू है इसका स्क्वायर का वैल्यू ऐसे निकालते हैं, A से B तक इंटीग्रेट करो, यहाँ पे f स्क्वायर ले लो, dx ले लिया, यहाँ से A से B तक लो, और यहाँ पे और x dx ले लिया। इसमें तुमको वैल्यू पुट करना पड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो एक काम करते हैं, कैसे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो सारे तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में ही है, तो अगर इसको स्क्वायर करोगे तो v स्क्वायर आ जाएगा, और v स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से v RMS का स्क्वायर लेंगे। ओके, तो v स्क्वायर सो यहाँ से आ गया, और नीचे अब तुमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा dt के लिए, तो dt के लिए हमें dx लिया था, तो यहाँ मतलब dt आएगा,
तो डी टी, यहाँ पे टोटल डी टी कितना है, यहाँ पे टोटल डी टी टी ये रहा, है ना। अरे है कि नहीं, जरा ठीक से बोलो। यहाँ पे जो वैल्यू है उसका वेरिएशन, ओके थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पे। डी एक्स कितना तक है, 0 से t/2 तक है, बाकी तो नहीं है ना। तो इसको थोड़ा पुट करना पड़ेगा t/2 तक। सो t/2 तक अगर पुट करोगे कितना तक है, t/2 तक है, ओके t/2 तक है। तो और नीचे तुमको क्या लेना पड़ेगा, फुल जो टाइम पीरियड है उसको लेना पड़ेगा, नीचे फुल टाइम पीरियड लेना पड़ेगा। फुल टाइम पीरियड कितना हुआ है, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से एंड किया, फिर एक स्टार्ट किया। दैट मीन्स इसका जो टाइम पीरियड है वो 0 से t तक है, फिर स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से चलेगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे चलेगा। तो टोटल टाइम पीरियड है t, ओके। तो यहाँ से तुमको निकालना पड़ेगा, तो क्या आएगा यहाँ से आ जाएगा v0²/2, टी तो कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर एम एस का जो वैल्यू हो गया यहाँ से v0/√2, सेम जो ऐसे आर एम एस वैल्यू है वही निकल के आया, वही निकल के आया। बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है, इसको ऐसे करना पड़ेगा। याद रखना f² dx तब तक होगा जब तक f² वैलिड होगा। यहाँ पे t/2 से t तक f नहीं है, v नहीं है, इसीलिए यहाँ पे v0 इंटू t/2 में इंटीग्रेशन जो है वो स्टॉप हो गया, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो बहुत ही ईजी है, ये क्वेश्चन तो मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत ही ईजी है। इसके लिए जो कलर कोडिंग है वो तुम लोगों को ज़रूर पता है। ओके 0 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे, ये रहा। इसको याद कैसे रखें, देखो BB रॉय गेट बैक वेरी गुड वाइफ। अब ये रहा हर एक कलर का पहला लेटर B, ओके। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ब्लैक, ओके, ब्राउन, यहाँ से आ गया ब्राउन, यहाँ से रेड, ओके। सो यहाँ पे आ जाएगा ऑरेंज, ये रहा येलो, जी से ग्रीन, ओके। यहाँ से आ जाएगा ब्लू, बी से वायलेट,
G say gray, or from this white. Okay, so and here color coding red, yellow and orange. So first color is the first number, red, that means 2. Yellow, that means 4. Third color is the power of 10. Third color, that means orange is 3. Okay, so all done. And as there is no fourth color, that means error is 20%. for no color 20%. golden के लिए, golden अगर फोर्थ कलर होगा then 5%. ओके, सिल्वर के लिए 10%, एंड नो कलर होगा तो 20%. नो कलर होगा तो 20%. as there is no color, that means error in 20%. so this is ohm. This is in ohm. as there is 10 to the 3, that means it is kilo ohm. 24 kilo ohm. Okay, 24 kilo ohm, that means option C is correct. 24 kilo ohm, 20% error. So option C is correct answer. Okay. Another question here. So for a plane electromagnetic wave, electric field is given here and corresponding magnetic field is asked. Okay, so at first you need to know that the how can you determine the magnitude of the magnetic field. E naught by B naught. E naught is the magnitude of electric field, B naught is the magnitude of the magnetic field. This is equal to C. C means the speed of light in free space, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. So here is E naught is equal to 90. E naught is equal to 90. So B naught is equal to here 90 divided by 3 into 10 to the power 8. Okay, so this is the magnitude, this is the value of B naught. Okay, and as magnetic field and electric field are mutually perpendicular, so mutually perpendicular, that means as this is in along k cap and the wave is propagating along x-axis. Wave is propagating along x-axis, and this is positive sign, the negative x-axis. Okay, so that means k vector is actually propagation vector, that is minus I cap. Here k vector is minus I cap. Okay, electric field along k cap and magnetic field along, we don't know about magnetic field. So you need to know the relation. You need to know the relation. That is k vector is equal to actually E cross B. Okay, so k vector is equal to, just a minute, E cross B is equal to k. Okay, E cross B is equal to k. So in this way you can remember E cross B is equal to k. That means k cross E is equal to B. So here k is minus I cap and E is k cap. That means I cross k, negative sign. This is equal to direction of magnetic field. And you know that I cross J is equal to k. I cross J is equal to k, and I cross k is equal to minus J. I cross k is equal to minus J. This is equal to, so this positive J vector. So here option B is correct answer. Option B is correct answer here. Positive J, frequency remains constant. This is k vector. This and this remains constant, the magnitude of the magnetic field, and directed along z cap. Okay, so that's all for this part. I think all questions are clear to all of you. If there is any problem, then please
comment. I will make sure that mm, every problem will be cleared. Okay, thank you, and subscribe this channel and share with your friends.